आज के इस वीडियो में क्लास 10 के गणित पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2026 में जो गणित का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 822 FZ में कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे, सभी प्रश्नों को जो है हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। एक ही वीडियो में पूरा पेपर हल जो है मिल जाएगा। पूरे पेपर को जो है एक वीडियो में जो है हल करके बताया जाएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। एक एक प्रश्न को जो है हल करके बताया जाएगा। यहाँ पर जो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को जो है हल करके आंसर बताया जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि 1/x² प्लस 6 बराबर 1/31 तो x का मान होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो कैसे यहाँ पर हल करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पर क्वेश्चन को क्या करेंगे, नोट करेंगे। और क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1 है और 1/x² प्लस जो है 6 किसके बराबर दिया गया है, 1/31 के बराबर दिया गया है। अब यहाँ x का मान पूछा जा रहा है, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। x² प्लस 6 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर x² प्लस 6 बराबर हो जाएगा 31 एकन्नम 31 हो जाएगा। 6 को 75 कर लेंगे तो क्या बनेगा, x² बराबर हो जाएगा 31 माइनस 6 हो जाएगा। 31 में से 6 घटा देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर x² बराबर हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब वर्ग इसके ऊपर जाएगा तो x बराबर करनी में जो है करनी में 25 हो जाएगा। और करनी 25 का मान क्या होता है, तो करनी 25 का मान प्लस माइनस 5 होता है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि वर्गमूल जब निकलता है तो वहाँ पर प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प देखेंगे कि प्लस माइनस 5 इसमें कौन सा विकल्प सही है, तो इसमें सी वाला विकल्प जो है, सी वाला विकल्प क्या है, सही है। इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। अब हम लोग सीखेंगे इसका दूसरा प्रश्न। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, संख्या 2 करनी में 2 है। अब संख्या 2 करनी में 2 है, यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो कौन होगा, परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, पूर्णांक होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। तो याद रखिए करनी 2 जो होता है वह सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तो इसमें आगे कोई भी अंक लगा हो, 2, 4, 5, 6, लेकिन यह करनी में 2 दिया हो तो वह संख्या सदैव कैसी होती है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसमें ऑप्शन जो है विकल्प इसमें कौन सही होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर विकल्प जो इसमें बी वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ऐसे संख्या को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। करनी में 2, करनी में 3, करनी में 5, करनी में 7, ये सब कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या होते हैं। इसमें विकल्प बी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, यदि काश थीटा बराबर 12/13 तो काट थीटा का मान होगा। यहाँ पर काश थीटा का मान दे दिया गया है और काट थीटा का मान इसमें पूछा जा रहा है। तो यहाँ प्रश्न में किसका मान दिया गया है, तो काश थीटा का मान दिया गया है। और काश थीटा का मान कितना दिया गया है, 12/13। और काश थीटा का यहाँ पर सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर काश थीटा का अगर सूत्र की बात करेंगे तो आधार बटा कोण होता है। तो आधार कितना है, तो आधार 12 हो गया, कोण कितना है, 13 हो गया। इस प्रश्न में लंब का मान नहीं दिया है, तो यहाँ सबसे पहले किसकी गणना करेंगे, लंब का। तो लंब का सूत्र क्या होता है, तो लंब बराबर सूत्र होता है अंडर रूट होता है कर्ण का वर्ग, क्या बनेगा यहाँ पर, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग होता है। अब यहाँ पर जो है मान को इसमें भर करके लंब का मान निकालेंगे। तो कर्ण इसमें कितना दिया है, तो प्रश्न में यहाँ पर कर्ण का मान इस प्रश्न में जो दिया गया है 13 दिया गया। तो लिखेंगे यहाँ पर 13 का वर्ग हो जाएगा माइनस 12 का वर्ग हो जाएगा। 13 का वर्ग कितना होता है, तो 13 का वर्ग 169 होता है, 12 का 144 होता है। अब यहाँ पे इसको घटा देंगे तो करनी में क्या बनेगा, करनी में 25 होगा और 25 का क्या बनेगा, यहाँ पर 5 बनेगा। अब समझिए यहाँ त्रिभुज के तीनों मान निकल गए। अब तीनों मान जब निकल जाएगा तो यहाँ पर किसका मान निकालने को बोला गया है प्रश्न में, काट थीटा। तो काट थीटा का अब यहाँ सूत्र लिखेंगे और काट थीटा का सूत्र लिख करके यहाँ पर मान को निकालेंगे। तो काट थीटा का सूत्र होता है, यहाँ पर लिखेंगे काट थीटा। तो काट थीटा का सूत्र क्या होता है, तो काट थीटा का जो सूत्र हो जाएगा यहाँ पर बनेगा आधार, क्या बनेगा, आधार
और बटा क्या बनेगा, आधार बटा लंब होता है। काट थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब हो जाएगा। प्रश्न में आधार कितना दिया गया है, तो प्रश्न में आधार जो दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं, आधार 12 दिया गया है और लंब कितना है, यहाँ पर 5 दिया गया है। तो 12/5, 12/5 जो है इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं, डी वाला 12/5, इसमें डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो एक एक प्रश्न जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को क्या कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न है, यदि समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर है तो c का मान होगा। यहाँ पर मूल बराबर होने का नियम लागू करके c का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को पहले नोट करेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, 2x² माइनस 8x प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पे इसको तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, यहाँ पर तुलना करने पर। अब यहाँ पर जब तुलना कर लेंगे तो a का मान, b का मान और c का मान यहाँ पे पहले बाहर नोट कर लेंगे। तो a का मान यहाँ पे क्या है, x² के सामने x² हो गया, a के सामने क्या है, तो a के सामने 2 है, तो लिखेंगे यहाँ पर a बराबर 2 है। और b के सामने क्या है, तो b के सामने -8 है, -8 है। और c के सामने c है, c के सामने क्या है, c है। अब यहाँ पर मूल बराबर होने का सूत्र लिखेंगे, मूल बराबर होने का सूत्र क्या है, तो लिखेंगे मूल बराबर होने का सूत्र क्या है, मूल बराबर होने का नियम क्या है, मूल बराबर होने का नियम। तो मूल बराबर होने का नियम सूत्र होता है यहाँ पर b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। यह मूल बराबर होने का सूत्र है। अब इसमें मान रख देंगे, b का मान क्या है, b का मान -8 का वर्ग हो जाएगा, -4 गुणे a का मान 2 हो जाएगा और c हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। 8 का वर्ग कितना होगा, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, 64 माइनस 4, 4 में 2 का गुणा करेंगे, 8c बराबर क्या हो गया, 0। अब ये 64 प्लस में पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 64 प्लस पक्षांतर करेंगे तो क्या बन जाएगा, -8c बराबर -64 हो जाएगा। माइनस से माइनस काट सकते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 को नीचे भेज दीजिए तो c बराबर क्या बनेगा, 64/8 हो जाएगा। 8 × 64 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। c का मान क्या आ जाएगा, 8 आ गया। तो इसमें विकल्प जो देखेंगे तो c का मान 8, इसमें d वाला विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा, d वाला विकल्प 8 इसमें सही हो जाएगा। तो यहाँ पर मूल बराबर होने का नियम सूत्र याद रखेंगे, b² माइनस 4ac बराबर 0, b का मान -8 का वर्ग माइनस 4a का मान, c का मान रखेंगे, वर्ग से माइनस हट जाएगा 64, 64 को पक्षांतर करके 8 को नीचे भेज दीजिएगा तो 8 × 64, c का मान जो है 8 आ गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सीखेंगे जो है अगला प्रश्न। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है। कोण A बराबर जो दिया गया है यहाँ पर 79 दिया गया है, कोण E बराबर 56 दिया गया है, कोण C बराबर जो है बताना है। तो यहाँ पर जो है A का मान, E का मान और C का मान दिया गया है और यहाँ पर c का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर c का मान जो है ज्ञात करना है। तो कैसे यहाँ पे हल करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्रश्न में बताया गया है कि त्रिभुज ABC जो है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, DEF के समरूप है। तो यहाँ पर जो समरूप है तो a किसके बराबर है, तो कहेंगे कोण A जो है किसके बराबर हो जाएगा, कोण D के बराबर होगा। और यहाँ पर बताया गया कि a किसके बराबर है, तो 79 के बराबर है, 79 हो जाएगा। कोण A और D दोनों बराबर हो गया। अब अगला अगर b किसके बराबर होगा, तो कहेंगे कोण B जो बराबर होगा वह कोण B बराबर हो जाएगा, कोण E के बराबर होगा। तो E किसके बराबर है, तो 56 के बराबर हो जाएगा, 56 अंश हो गया। और C किसके बराबर होगा, F के बराबर होगा। तो कोण C बराबर कोण F जो है नहीं मालूम है,
ये पूछ रहा है प्रश्न में। तो इसमें सी का मान ही केवल ज्ञात करेंगे, तो सी और एफ आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो ध्यान दीजिए, इस समरूप त्रिभुज का मतलब ए वाला कोण डी के बराबर, बी वाला जो है ई के बराबर और सी वाला जो है एफ के बराबर। तो ए डी के बराबर है, लेकिन ए का मान दे दिया है, तो जब ए का मान जब दे दिया तो डी भी बराबर आ गया। बी और ई बराबर है, तो यहाँ पर ई का मान दिया तो 56 हो गया। सी का मान पूछ रहा है। अगर त्रिभुज ए बी सी की बात करें, त्रिभुज ए बी सी में अगर हम बात करें तो त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होता है, 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना है, 180 होता है। कोण ए का मान क्या दिया है, तो यहाँ पर 79 दिया है। कोण बी का मान कितना है, 56 दिया है। और कोण सी का मान हमें नहीं ज्ञात है, हमें निकालना है, 180 हो जाएगा, 180 के बराबर। अब ए किसके बराबर, तो ए जो है 79, बी किसके बराबर 56 और सी जो है यहाँ पर सी का मान जो है ज्ञात करना है। तो सी का मान अगर निकालते हैं तो ये दोनों मान को क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे। तो दोनों जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यह 135 हो जाएगा, प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब 135 को जो है पक्षांतर कर लेंगे, तो 135 जब पक्षांतर हो जाएगा तो 180 में से 135 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 180 में से जब 135 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ घटाने पर 45 अंश आ जाएगा। कितना आएगा, 45 अंश आ जाएगा। तो कोण सी जो है कितने अंश आ जाएगा, 45 अंश आ जाएगा। इसमें विकल्प देखेंगे तो विकल्प इसमें कौन बराबर है, इसमें विकल्प जो है ए वाला विकल्प देख रहे हैं, ए वाला विकल्प जो इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी बराबर जो है 45 अंश, इसमें पहला विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, यदि tan अल्फा बराबर काट अल्फा हो तो अल्फा का मान होगा। यहाँ tan और काट का मान आपस में जो है बराबर दिया गया है, तो अल्फा का मान होगा। तो यहाँ चाहे तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि tan और काट किस अंश का मान बराबर होता है। तो tan और काट का मान किस अंश में बराबर होता है, तो 45 अंश का मान बराबर होता है। तो अल्फा का मान 45 हो जाएगा। या इसको हल करके लगाएंगे तो कैसे हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे tan अल्फा बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर काट अल्फा लिख सकते हैं। और यहाँ लिखेंगे tan अल्फा बराबर हो जाएगा, अगर काट को बदलेंगे तो 1/tan होता है, काट का क्या होता है 1/tan अल्फा हो जाएगा। tan में tan का गुणा कर लीजिए, tan में tan का गुणा होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर tan स्क्वायर अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। वर्ग इसके ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, tan अल्फा बराबर करनी में 1 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे tan अल्फा बराबर करनी 1 का मान 1 होता है। अब बताइए tan में किसका मान 1 होता है, तो tan अल्फा बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर tan 45 अंश का। कितना होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है। तुलना कर लेंगे तो tan से tan खत्म, अल्फा बराबर क्या बनेगा, अल्फा बराबर 45 अंश हो जाएगा। अल्फा का मान क्या आ गया, 45। तो इसमें विकल्प जो है सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इस तरह भी आप लोग पता कर लेंगे कि tan और काट में कितने अंश का मान बराबर होता है। तो tan 45 का मान भी 1 होता है और काट 45 का मान भी 1 होता है। तो इसमें डायरेक्ट भी आंसर पता कर सकते हैं या इसको हल करके जो है आंसर को पता कर सकते हैं। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि बी भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। तो अगर यहाँ पर एक घन यहाँ पर दिया गया, दूसरा घन दिया गया है, इसकी भुजा जो है बी है, कितनी है, बी है, और इसके घन की भी भुजा कितनी है, बी है। जब इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी क्या है, बी है। सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जब ये दोनों घन को आपस में जब मिलाते हैं तो एक घनाभ बन जाता है। क्या बन जाता है, घनाभ बनेगा। इसी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। जब दो घन को आपस में मिलाते हैं तो घनाभ बनता है, और जब घनाभ बनता है तो इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये दो घन मिला है तो बी और बी मिल करके 2b हो जाएगा। लंबाई कितना हो जाएगा, तो कहेंगे लंबाई यल बराबर हो जाएगा b प्लस बी। तो यल बराबर क्या बनेगा, बी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2b हो जाएगा। लेकिन चौड़ाई वही रहेगा, ये चौड़ाई ऊंचाई जो है उतना ही रहेगा। b बराबर जो है, b बराबर आपका b ही रहेगा, और h बराबर भी क्या रहेगा, b रहेगा। ध्यान दीजिए, केवल लंबाई का मान बढ़ जाता है, क्योंकि जब दो घन को आपस में मिलाएंगे तो यह b और b का मान केवल बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई वही रहेगा, ऊंचाई भी वही रहेगा। चौड़ा जितना रहेगा उतना ही आपका ये भी रहेगा। तो लंबाई में केवल परिवर्तन हो जाता है, 2b हो जाएगा। और यहाँ पर बताया गया है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का मतलब ठोस कौन सा ठोस बना है, तो घनाभ बना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का
फार्मूला लागू करेंगे। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है को 2 कोष्टक में यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। यह किसका सूत्र है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 कोष्टक में अब लंबाई, तो लंबाई कितना है? तो कहेंगे लंबाई 2b है। और चौड़ाई कितना है? तो b है। चौड़ाई कितना है? b है। ऊंचाई कितना है? तो b है। ऊंचाई कितना है? b है। और लंबाई कितना है? 2b है। एक एक लाइन जो है आपको बताया जा रहा है। अब यहाँ लिखेंगे 2 कोष्टक में 2b का गुणा b में करेंगे तो 2b का स्क्वायर हो जाएगा, और b में b का गुणा करेंगे तो b का स्क्वायर हो जाएगा, और 2b में गुणा करेंगे 2b का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे क्या होगा? 2 उतर जाएगा, 2b एक 3b 3 2 5 5b का स्क्वायर, 5b का स्क्वायर 2 में कर लेंगे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10 जो है b का स्क्वायर। इसमें विकल्प जो है 10b का स्क्वायर, इसमें देखेंगे कौन सा विकल्प सही होगा। ध्यान देंगे ये सूत्र है और इसी सूत्र में मान को क्या किया गया? भरा गया। बस लंबाई का मान आपको परिवर्तन है 2b रखना है, चौड़ाई b रहेगा, ऊंचाई भी b रहेगा। तो यहाँ पर 10b का स्क्वायर, इसमें देखेंगे विकल्प जो है इसमें b वाला विकल्प जो है 10b स्क्वायर, b वाला विकल्प क्या है? सही है। तो अब सीखेंगे जो है अगला प्रश्न क्या है। अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, किसी द्विघात समीकरण ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी बराबर 0 के लिए निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन की सहायता से यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें कौन से विकल्प सही होंगे। तो यहाँ पहली जो बात बताया गया है, समीकरण के 2 से अधिक वास्तविक मूल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना घात दिया है? 2 घात दिया है। तो जब 2 घात दिया गया तो उसके वास्तविक मूल भी 2 ही होंगे, 2 से अधिक कभी नहीं हो सकते हैं। इसमें पहला वाला ही विकल्प गलत है। कैसे पता चला गलत है? 2 से अधिक वास्तविक मूल होते हैं, 2 से अधिक वास्तविक मूल कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये 2 घात हो गए तो 2 घात के अंदर मतलब इसके अंदर 2 ही वास्तविक मूल होंगे, 2 से अधिक नहीं होंगे। इसमें पहला विकल्प क्या है? गलत है। दूसरा दिया गया है, समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। बताइए 2 से अधिक तो कहाँ नहीं गया? 2 भिन्न होंगे, वास्तविक मूल होंगे जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा। इसका मतलब ये दूसरा विकल्प भी क्या है? सही है। पहला विकल्प गलत है, दूसरा विकल्प सही होगा क्योंकि इसके 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला दिया गया है तीसरा, समीकरण के 2 वास्तविक तथा समान मूल होते हैं। देखिए 2 वास्तविक है, 2 समान मूल होते हैं। और क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, समान मूल होने का यह नियम है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये भी आपका तीसरा विकल्प जो है सही है। चौथा, समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। कब? जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या हो जाए? ये 0 से छोटा जाए। b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से जब छोटा जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। इसका मतलब केवल पहला गलत है और दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। तो यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। तो विकल्प बी जो है, विकल्प बी इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर विकल्प जो है बी क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। विकल्प बी इसमें क्या है? सही होगा। विकल्प बी मतलब दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे जो है अगला प्रश्न। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिंदु 4, 0, 0, 4 और 4, 4 निम्नलिखित किसके शीर्ष हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर बताना है कि ये त्रिभुज के कौन से त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या क्या मान दिया गया है? 4, 0, 0, 4 और 4, 4। तो पहले हम यहाँ पर ए बी के लिए हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे ए बी के लिए। तो जब ए बी के लिए हम पता करेंगे तो एक पहला मान ए हो जाएगा, दूसरा मान बी है और तीसरा मान सी के लिए। तो ए बी के लिए जब हल करेंगे तो पहले ए का मान कितना दिया गया है? तो 4, 0 है। बी का मान क्या दिया गया है? 0, 4 दिया गया है। अब पहले वाले मान को जो है x1 y1 मान लेंगे। पहले वाले मान को क्या मानेंगे? पहला वाला मान जो है यह x1 है और यह y1 है और यह x2 है और यह y2 है। तो यहाँ पर दूरी का सूत्र लागू करेंगे। दूरी d बराबर सूत्र होता है, d बराबर अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट। और क्या सूत्र होता है? x1 माइनस x2 का वर्ग हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग हो जाएगा। ये दूरी का सूत्र है। अब दूरी का सूत्र से ही पता चल पाएगा कि ये कौन सा त्रिभुज बनेगा। अब यहाँ x1 कितना है? तो x1 4 है, तो 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 का यह वर्ग हो जाएगा प्लस 0 माइनस 4,
0 माइनस 4 का क्या होगा, वर्ग हो जाएगा। डी बराबर क्या बनेगा, 4 में से 0 घटा दीजिए, तो 4 में से 0 घटाएंगे तो ये बनेगा 4, 4 का वर्ग हो गया, प्लस 0 में 4 घटा दीजिए, -4 का वर्ग हो गया। 4 का वर्ग क्या होगा, तो 4 का वर्ग 16 होता है, 4 का वर्ग 16 हो गया, और 4 का वर्ग भी 16 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग से माइनस हट जाता है। तो 16 और 16 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 32 हो जाएगा। 32 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 32 को लिख सकते हैं यहाँ पर 16 गुणे 2, 16 दूना 32। डी बराबर क्या बनेगा, तो डी बराबर 16 बाहर का आ जाएगा, करनी 16 का मान 4, करनी में 2 आ जाए, तो डी बराबर क्या आ गया, 4, करनी में 2 आ गया। किसका मान निकल गया, यह मान ए बी के लिए निकला है। इसी प्रकार बी सी के लिए हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बी सी के लिए, बी सी के लिए, तो बी सी के लिए जब हल करेंगे तो बी सी का मतलब बी का मान और सी का मान प्रयोग करेंगे। तो यहाँ बी का मान क्या दिया गया है, तो बी का मान यहाँ पे दिया गया है 0,4 दिया गया है, 0,4 है, और यहाँ पर जो है 4,4 दिया गया है, 4,4 दिया गया है। इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2। दूरी का सूत्र होता है d बराबर करनी में क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग हो जाएगा। यह दूरी का सूत्र है, d बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर मान को रख लेंगे, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट x1 कितना है, 0 माइनस 4 का जो है वर्ग हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 4 का जो है वर्ग हो जाएगा। तो d बराबर क्या बनेगा, अंडर रूट 0 में से 4 घटा दीजिए, -4 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 4 में 4 घटाइए, 0 का वर्ग हो जाएगा। तो d बराबर क्या बनेगा, करनी में 4 का वर्ग कितना होगा, तो 4 का वर्ग जो है यहाँ पर 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 16 प्लस 0, 0 को छोड़ दीजिए, d बराबर क्या बनेगा, करनी में 16, और करनी 16 का मान क्या होता है, 4 होता है, करनी 16 का मान क्या है, 4। तो यहाँ पर दूरी निकल गया 4, और पहला दूरी निकला है 4, करनी में 2। एक और दूरी निकाल करके पता करेंगे, उसका नाम होगा CA। क्या होगा यहाँ पर, CA के लिए, तो यहाँ CA के लिए जब हल करेंगे तो क्या निकलेगा, CA के लिए हल करेंगे तो C का मान क्या है, 4,4 है, और A का मान क्या है, तो 4,0 है। ये C का मान हो गया, ये A का मान हो गया। अब इसके बीच की दूरी जब निकालेंगे तो क्या बनेगा, D बराबर अंडर रूट, अब अंडर रूट क्या बनेगा यहाँ पर, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। अब D बराबर क्या हो गया, अंडर रूट हो गया, x1 कितना है, तो 4 है, -4 हो जाएगा, इसको x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, इसको x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे। 4 - 4 का वर्ग हो गया, 4 - 0 का वर्ग हो जाएगा। d बराबर 4 में से 4 घटा दीजिए, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0, 0 का वर्ग हो गया, और 4 में 0 घटाइए तो 4 का वर्ग हो जाएगा। 4 का वर्ग क्या होता है, 16 हो जाएगा, 16 और 16 में 0 जोड़ देंगे तो d बराबर क्या बनेगा, तो d बराबर हो जाएगा करनी में 16, और 16 का क्या होगा, 16 का 4 आ गया, तो 4 यहाँ आ गया, तो यहाँ पर भी 4 आया और यहाँ पर भी 4 आया। यहाँ दो दूरी यहाँ पर देख रहे हैं बराबर आ गया, और जिसमें दो दूरी बराबर हो जाए उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे तो लंब का वर्ग, इसको आधार का वर्ग मानेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग करके लागू करेंगे तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, पहला वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज क्यों होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर दो भुजाएं बराबर आ गया। यहाँ पे देखिए ये कर्ण हो गया है, कर्ण हो जाएगा 4 करनी में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो लंब और आधार, ये दोनों मान जो है लंब आधार बनेगा, लंब आधार होगा, लेकिन यहाँ दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर आ गया। तो इसलिए इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न क्या है, अब अगला प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग किसके कहते हैं, जिसकी बारंबारता अधिक होती है वही बहुलक वर्ग होता है। या 4 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। यहाँ देखेंगे 5 है, ठीक है ना, इसकी बारंबारता की मान क्या है, अधिक है, 5 है। 5 के ऊपर क्या है, 12 से 22, 12 से क्या हो जाएगा, 22। इसमें ए वाला ऑप्शन जो है 12 से 22, इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी बारंबारता अधिक है, और जिसकी बारंबारता अधिक रहता है, जिसकी बारंबारता अधिक होती है वही जो है वर्ग अंतराल हो जाएगा, वही बहुलक वर्ग होगा। तो 12 से 22 इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि एक घटना अवश्य रूप से घटती है, इसकी प्रायिकता क्या होगा। तो घटना जब घटती है तो उसकी प्रायिकता सदैव
एक होती है। कितनी होती हैं? एक होती हैं। प्रायिकताओं का योगफल सदैव एक होता है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन इसमें क्या है? सही होगा, क्योंकि एक घटना अवश्य जब घटती है तो उसमें एक घटना तो जरूर घटा, जब घटा तो इसमें प्रायिकताओं का योग कितना माना गया? एक माना गया, इसलिए बी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित सारणी का मध्यिका वर्ग बताइए। तो मध्यिका वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले जो यहाँ पे लिखते हैं क्या रहेगा? यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा गया? यहाँ पर वर्ग अंतराल यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पर वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल लिखने के बाद से जो है यहाँ पर नोट करेंगे क्या दिया है? 0 से 6 है, 6 से 12 है, 12 से 18 है, और 18 से जो है यहाँ पर 24 है, और 24 से जो है यहाँ पर 30 है, और यहाँ पर मान दिया गया है बारंबारता। क्या दिया गया है? बारंबारता। बारंबारता जो है मान यहाँ पर दिया गया है, बारंबारता। और बारंबारता कितना दिया गया है? 4 दिया गया है, 6 दिया गया है, 10 दिया गया है, 6 है, 4 है। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 10 20, यहाँ 30 हो जाएगा। क्या बनेगा? यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब यहाँ 30 बनने के बाद से यहाँ मध्यिका है तो यहाँ संचयी बारंबारता बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता बनाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मध्यिका वर्ग में संचयी बारंबारता होना चाहिए। तो सबसे पहले 4 4 6 4 10 10 10 20 20 6 26, और 26 4 30। अब यहाँ लिखेंगे n/2 निकालेंगे। n/2 मतलब 30। 30/2, 2 से काट देंगे तो 2 से काटेंगे तो क्या बनेगा? 15। 15वां पद किस में होगा? तो 15वां पद देखेंगे, यहाँ देखिए 4 है, 10 है, 20, ये 20 के अंदर ही 15वां होगा। इसके सामने क्या होगा? 12 से 18। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 से 18 वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें विकल्प में देखेंगे कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो देखेंगे यहाँ पर विकल्प जो है, जो इसमें दिया गया है 12 से 18, यहाँ पर 12 से 18 जो है सी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? 12 से 18 इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि 15वां पद इसी के अंदर है, क्योंकि 10 है तो ये 15 से कम है, तो 15वां पद यही है, तो 12 से 18 इसका जो है क्या बनेगा? मध्यिका वर्ग बनेगा। अब अगला प्रश्न दिया गया है, अब अगला प्रश्न समझेंगे। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर 10 और 4 है। योगफल 10 है और अंतर 4 है, तो संख्याएं होंगी। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो दो संख्याओं का योग 10, तो लिखेंगे यहाँ पर दो संख्या मानना पड़ेगा कि माना दो संख्या कौन कौन है। तो माना यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर दो संख्या यहाँ पर x तथा y है। दो संख्या का क्या क्या है? लिखेंगे यहाँ पर x तथा y है। दो संख्या क्या है? x तथा y है। पहली शर्त में योगफल कहा गया 10 है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई। क्या लिखेंगे यहाँ पर? x प्लस वाई बराबर क्या है? यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 10 है। x प्लस वाई बराबर क्या है? 10। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि योगफल 10 कहा गया है। और अंतर क्या कहा गया है? x माइनस वाई बराबर जो है 4 कहा गया है। समीकरण नंबर क्या बनेगा? 2 बनेगा। अब दोनों समीकरण को जब देखेंगे तो यह प्लस में है और यह माइनस में है, तो विपरीत है, तो विपरीत चिन्ह में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। लिख देंगे यहाँ पर जोड़ने पर ये दोनों समीकरण को क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो एक x मिलके कितना x होगा? 2x हो जाएगा, और y से y कट जाएगा, बराबर 10 4 मिल करके क्या बनेगा? 14 हो जाएगा। 2 नीचे चला जाएगा, तो x बराबर क्या बन गया? 14/2 हो जाएगा। 2 से 14 कट जाएगा, कितने बार में गया? x बराबर 7 बार में। तो x का मान कितना आ गया? 7 आ गया। तो x का मान इसमें 7 आ गया, पहला मान जो है निकल गया। अब x का मान जब 7 आ गया तो समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखेंगे, y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर जो 7 निकला है वह समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जो है रख देंगे। x बराबर 7 जो है समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर क्या है? 10 है। x का मान क्या है? 7 है, प्लस y है बराबर 10 हो जाएगा। 7 को पक्षांतर करेंगे तो y बराबर क्या बन जाएगा? 10 माइनस 7 हो जाएगा। क्या बनेगा? 10 माइनस 7 हो जाएगा। y बराबर 10 में से 7 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा।
तो y का मान कितना आ गया, y का मान 3 आ गया और x का मान क्या है 7 आ गया। अब यहाँ पर ऑप्शन अगर देखेंगे तो बिंदु इसमें कौन सा बिंदु ऑप्शन सही होगा, तो इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे तो 7,3। तो 7,3 यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन है 7,3, ये बी वाला विकल्प 7,3 बी वाला विकल्प इसमें क्या है सही हो जाएगा। इसमें जो है बिंदु जो है या संख्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर विकल्प लिख सकते हैं। यहाँ पर विकल्प कौन सा सही है तो लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ बिंदु नहीं लिखाएगा, यहाँ पर विकल्प लिख सकते हैं। विकल्प कौन सा सही है तो लिखेंगे यहाँ पर विकल्प जो है, विकल्प यहाँ पर बी जो है सही हो जाएगा। और बी विकल्प में क्या है 7 कामा क्या है 7,3 है, तो 7,3 विकल्प बी इसमें ऑप्शन क्या है सही हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सीखेंगे अब अगला प्रश्न। अब अगला क्वेश्चन दिया गया, संख्या 1000 का अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 1000 का जो है अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ 1000 का अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाएंगे, तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 दहा में 100, 100 दहा में 1000 हो जाएगा। अब ये 10 को तोड़ देंगे तो 2 गुणे क्या बनेगा, 2 गुणे 5 हो जाएगा, 2 गुणे 5 हो जाएगा और 2 गुणे 5 हो जाएगा। 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 गुणे क्या बनेगा यहाँ पर 5 हो गया। तो अब यहाँ 2 कितनी बार है, यहाँ देखेंगे 2 कितने बार है, तो 2 1 2 3, 2 के ऊपर 3 घात हो जाएगा, 2 के ऊपर 3 घात, और 5 कितना है 1 2 3, 5 के ऊपर कितना घात हो जाएगा 3 घात हो जाएगा। तो 2 के ऊपर 3, 5 के ऊपर 3, 2 यहाँ देखिए 5 के ऊपर 3 है, 2 के ऊपर 3 घात। इसका मतलब इसमें डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, इसमें डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया हो गया। 10 को तोड़ देंगे 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 2 3 बार है और 5 भी 3 बार है, तो इसमें डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, समांतर श्रेणी 20 17 14 11 का डॉट डॉट करके 13वां पद होगा। मतलब ये पहले नंबर है, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, इसी तरह 13वां पद इसमें बताना है कौन से ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मान दिया गया है, प्रथम पद अगर देखा जाए इसमें क्या दिया गया है, तो ए बराबर प्रथम पद 20 दिया गया है। सर्वांतर कैसे निकलता है, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो डी बराबर दूसरा पद क्या है 17 माइनस 20 हो जाएगा। 17 में से 20 घटेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर -3 हो जाएगा। सर्वांतर 3 है इसमें, और इसमें कौन से पद पूछा गया है, तो 13वां पद पूछा गया है। तो यहाँ पर सूत्र लिखेंगे एन का मतलब होता है एनवां पद, और एनवां पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यह एनवां पद का सूत्र हो गया। अब इसी के सहायता से 13वां पद निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर ए 13 बराबर हो गया, ए के जगह पर 20 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एन के जगह पर 13 हो जाएगा -1, और डी का मान क्या है -3 हो जाएगा। अगला लाइन क्या बनेगा 20 हो जाएगा, प्लस 13 में से घटाइए 12, 12 गुणे -3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कितना दिया है 20 हो गया, 12 में 3 का गुणा करेंगे, 12 दूनी 12 36 हो जाएगा। 20 में से 36 घटा देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो -16 इसमें ऑप्शन देखेंगे तो कौन से ऑप्शन इसमें सही होगा, तो सी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसमें -16 सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। तो यह सूत्र आप लोग याद रखिएगा, यनवा पद का यह सूत्र होता है समांतर श्रेणी का यनवा पद, और जौन सा पद पूछा जाएगा, मतलब इसमें 13वां पद पूछा गया है, तो जो जितना पद पूछा जाएगा उसी के अनुसार इसमें मान को भर दिया जाता है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण आंतरित करता है। चाप की लंबाई होगा। यहाँ पर त्रिज्या जो दिया गया है 21 सेमी दिया गया है, तो त्रिज्या किसे दिखाएंगे, यहाँ पर आर बराबर जो प्रश्न दिया गया है 21 सेमी त्रिज्या है, और कोण कितना दिया गया है, तो थीटा बराबर यहाँ पर कोण जो दिया गया है 30 अंश का कोण बना है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, चाप की लंबाई बताइए। तो यहाँ लिखेंगे चाप की लंबाई, चाप की जो है लंबाई की सूत्र क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर चाप की लंबाई का फार्मूला क्या बनता है, तो चाप की लंबाई का फार्मूला यहाँ बना लेंगे। क्या सूत्र होता है, थीटा बटा 360, क्या होता है यहाँ पर थीटा बटा 360, थीटा बटा 360
2πr होता है, 2πr होता है। किसका सूत्र है यह? चाप की लंबाई का सूत्र होता है। अब यहाँ मान को रख देंगे तो थीटा कितना है, तो 30 है, 30 अंश हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, बटा 2 गुड़े 2 हो जाएगा, पाई का मान क्या है 22/7 हो जाएगा, और आर का मान जो है प्रश्न में 21 दिया गया है। अब यहाँ 0 से 0 खत्म हो गया, 3 से काटेंगे तो 3 1 3, 3 दूना 6, 12 हो जाएगा। अब 7 से काट देंगे, 7 त्रिकी 21 हो गया, 3 हो जाएगा, 7 त्रिकी 21, 3 बार में हो गया, 0 से 0 खत्म, 3 से 36 काटे हैं तो 12, 12 बार में कट गया, और यहाँ से जो है 7 से 3 कट गया, 7 त्रिक 21। अब यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूनी 12 हो गया, 2 से कट जाएगा, 2 से जो है 22 काट दीजिए, कितने बार में 11 बार में। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन जो है 11 सेमी सही हो जाएगा। तो काटना जो है आप लोग सीख लीजिए कैसे काटा गया है। 0 से 0 खत्म, 3 से काटे हैं 36 को तो 12 हुआ है, 7 त्रिक 21, 3 3 दूना 6, 6 से 12 कटा 2 बार में, 2 से 22 काटे हैं 11 बार में। मतलब इसमें ए वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 11 सेमी इसमें ए वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सीखेंगे अब अगला प्रश्न। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि काट थीटा बराबर b/a है तो b साइन थीटा माइनस a काश थीटा बटा b साइन थीटा प्लस a काश थीटा का मान होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ जो प्रश्न में दिया गया इसको नोट करेंगे, किसका मान दिया गया है, काट थीटा का मान क्या दिया गया है, b/a जो इसमें मान दिया गया है, काट थीटा b/a है। अब प्रश्न में जो है यहाँ पर किसका मान पूछा जा रहा है, b साइन थीटा माइनस a काश थीटा पूरे का बटा हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे b साइन थीटा प्लस a काश थीटा, ये प्रश्न में दिया गया है। अब यहाँ पर जो है काट थीटा का मान दिया गया है, तो काट कैसे बनेगा, काट बनाने के लिए कास बटा साइन, बटा में यहाँ साइन चाहिए, यहाँ पर बटा में साइन, यहाँ पे बटा में साइन चाहिए। हमको यहाँ साइन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा से क्या करेंगे, यहाँ पर अंश एवं हर में क्या करेंगे, अंश एवं हर में भाग करने पर भाग कर लिया जाएगा। अंश और हर में जो है भाग करने पर जब भाग करेंगे तो क्या बनेगा, b साइन थीटा था, और किससे भाग करेंगे, साइन थीटा से भाग कर लेंगे, साइन थीटा भाग हो गया, माइनस a काश थीटा था, और यहाँ किससे भाग कर लेंगे, साइन थीटा से भाग दे देंगे, पूरे का बटा हो जाएगा, यहाँ पर पूरे का बटा, और नीचे भी वही काम करेंगे, b साइन थीटा था और काश थीटा से भाग कर देंगे। यहाँ पर जो है साइन से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, साइन थीटा से भाग देना है, प्लस a काश थीटा बटा क्या बनेगा यहाँ पर साइन थीटा। मतलब भाग किससे देना है, साइन थीटा से। क्यों साइन से भाग देना है, क्योंकि हमको काट बनाना है, क्या बनाना है, काट बनाना है। तो ये तो साइन से साइन कट गया, और ये साइन से ये साइन कट जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब क्या बनेगा यहाँ पर b हो जाएगा, b माइनस a, और कास बटा साइन ये हो जाएगा काट थीटा हो गया, बटा हो जाएगा, नीचे क्या बनेगा b प्लस हो जाएगा a काट थीटा हो जाएगा, काट थीटा। अब यहाँ मान रख लेंगे, काट कैसे बना है, कास बटा साइन काट होता है, कास बटा साइन काट हो जाएगा, बराबर कर लेंगे। अब इसमें मान को भरेंगे, क्या मान दिया गया, b माइनस a काट थीटा का मान क्या दिया गया है, b/a हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा, नीचे क्या बनेगा b प्लस a, और काट थीटा का मान यहाँ पर भी रखेंगे b/a हो जाएगा। अब इसमें कौन कट जाएगा, तो यहाँ a से a खत्म हो जाएगा, और यहाँ से a से a खत्म हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, b माइनस b, और नीचे का बचा है b प्लस b बच गया है। तो b में से b जाएगा, क्या बनेगा 0 बटा, और यहाँ बनेगा 2b में 0 का भाग करेंगे 0 आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, बस इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग करके लागू कर सकते हैं, त्रिभुज बना करके हल कर सकते हैं, साइन का मान कास का मान निकाल करके रख सकते हैं, लेकिन ऐसे विधि से हल करेंगे तो त्रिभुज नहीं बनाना पड़ेगा। अब काट थीटा है तो काट थीटा यहाँ बना लीजिए, एक कास है बटा साइन चाहिए, साइन से भाग करके काट बना लेंगे, कट जाएगा, और काट थीटा का मान यहाँ पर रख लीजिएगा। काट थीटा का मान रखने पर से a से a खत्म, b में से b घटेगा, b प्लस b, 0 में 2b का भाग करेंगे 0 आ जाएगा। इसमें ऑप्शन जो है ए वाला विकल्प क्या हो जाएगा, इसमें ए वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न।
अब अगला क्वेश्चन दिया गया है सेक ए प्लस टेन ए कोष्टक में 1 माइनस साइन ए का मान होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एल यहाँ पर जो है मान निकालना है। तो यहाँ LHS नहीं लिखना है, यहाँ LHS लिख, यहाँ पर जो है सिद्ध नहीं करना है, यहाँ पर मान निकालना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर सेक ए प्लस टेन ए, क्या लिखेंगे यहाँ पर सेक ए प्लस टेन ए, और यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर जो है सेक को बदल दीजिए। सेक का सूत्र क्या होता है, तो सेक का सूत्र होता है 1/cos ए। सेक का क्या होता है 1/cos ए हो जाएगा। और टेन का क्या होता है साइन ए बटा कास ए। साइन ए बटा क्या हो जाएगा कास ए, और यहाँ का बनेगा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। अब दोनों का हर आपस में क्या है बराबर है, दोनों का हर बराबर है, क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। एक में प्लस है और एक में माइनस है, और दोनों का हर बराबर हो गया तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कास ए। मतलब यहाँ दोनों का जब हर बराबर है तो कास लिख दिया गया, ऊपर 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो सूत्र बन गया, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। अब ये फार्मूला लागू कर देंगे तो ये फार्मूला क्या बनेगा 1 का वर्ग माइनस साइन का वर्ग बनेगा। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग हो जाएगा, और बटा में क्या लिखेंगे यहाँ पर कास ए हो जाएगा, बराबर हो गया। 1 का वर्ग 1 होता है, साइन का वर्ग साइन स्क्वायर हो जाएगा पूरे का बटा, और नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पर कास ए हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 और साइन का वर्ग 1 माइनस साइन का वर्ग, 1 माइनस साइन का वर्ग क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कास स्क्वायर ए हो जाएगा, पूरे का बटा नीचे क्या बनेगा यहाँ पर कास ए हो जाएगा। अब यहाँ पर कास से कास को क्या करेंगे काट देंगे, कास से कास कट जाएगा। जब कास से कास कट जाएगा तो क्या बचेगा एक कास बच जाएगा, कास ए बच जाएगा। तो यहाँ पर जो मान आया, यहाँ पर जो है ऑप्शन देखेंगे कास ए, डी वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, डी वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, डी वाला विकल्प इसमें क्या है सही है। तो कास ए इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ से को बदल दीजिएगा, यहाँ टेन को बदल दीजिएगा, दोनों का हर बराबर है और दोनों का गुणा कर लिया गया, और गुणा करके एक फार्मूला बन गया और कास से कास कट गया, बच गया कास। डी वाला विकल्प इसमें सही है। तो अगला प्रश्न सीखेंगे, अगला प्रश्न क्या है। अब अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है, इसमें परिमेय संख्या बताना है। अब देखिए कर्णी 3 बटा कर्णी 5, तो ये बटा में है पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कर्णी में दिया है, कर्णी में दिया, कर्णी से बाहर निकल नहीं पाएगा, वर्गमूल नहीं बन पाएगा। तो पहला जो विकल्प है अपरिमेय संख्या है, और 7 दूनी 14 ये भी कर्णी में आ जाएगा, 14 ये भी वर्गमूल नहीं बनेगा, तो ये भी बी वाला विकल्प भी अपरिमेय संख्या है। 12 4 3 12, तो 4 तो बाहर निकलेगा, लेकिन कर्णी 3 बाहर नहीं निकल पाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या है। बचा अब यह क्वेश्चन, तो क्या बचा है कर्णी में 7 माइनस कर्णी में 5 है, और दूसरे में क्या दिया गया है कर्णी में 7 प्लस कर्णी में 5 है। तो एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, तो क्या बनेगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग हो जाएगा, कर्णी में 7 का वर्ग माइनस कर्णी में 5 का वर्ग हो जाएगा। वर्ग से कर्णी को हटा देंगे तो क्या बनेगा 7 माइनस 5 हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2 आ गया। 2 कौन संख्या है, तो 2 जो है परिमेय संख्या होता है। कौन संख्या है परिमेय संख्या होता है, तो इसलिए इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसमें परिमेय संख्या जो है सी वाला ऑप्शन क्या है सही है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय, ये जो संख्या परिमेय है। तो अब अगला जो है प्रश्न सीखेंगे। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर जो प्रश्न जो दिया गया है इसमें बताया गया है कि एक वृत्त है और इसका वृत्त का केंद्र है, और यहाँ से स्पर्श रेखा की ये लंबाई है, और यहाँ से इसका त्रिज्या हो जाएगा, और इसके केंद्र से ये इसकी दूरी है। तो दूरी कितना दिया गया है 5 सेमी दिया गया है, त्रिज्या 3 सेमी दिया गया है। अब यह स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा जा रहा है। तो यहाँ स्पर्श रेखा की जब लंबाई निकालना है तो यहाँ सबसे पहले ये देखेंगे ये समकोण जो त्रिभुज बना हुआ है इसमें आधार का मान निकालना है। तो आधार का सूत्र क्या होता है, तो आधार बराबर यहाँ सूत्र देखेंगे तो क्या बनेगा कर्ण का वर्ग, क्या बनेगा यहाँ पर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग बनेगा, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है, कर्ण कितना है तो देखेंगे कर्ण जो है 5 का वर्ग है, माइनस लंब कितना है तो 3 का वर्ग है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 का वर्ग क्या बनेगा 25 हो जाएगा, और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। 25 में से 9 जाएगा तो 16 होगा, और
तो कर्ण 16 का मान 4 सेमी हो जाएगा। तो इसमें विकल्प जो देखेंगे, विकल्प बी वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा गया, तो स्पर्श रेखा की लंबाई ये आधार है, तो आधार की गणना करेंगे तो इसमें 4 सेमी जो है इसमें सही हो जाएगा, मतलब बी वाला विकल्प क्या है, सही है। तो उम्मीद करते हैं ये 20 बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर खंड ब, अब खंड ब में जो प्रश्न दिया गया है, एक एक प्रश्न को जो है हल करके जो है अगले भाग के वीडियो में बताया जाएगा। यदि अगले भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, वहां पर उस भाग का वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही बताया जाएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।